हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज द हर्ट्स किलर्स के एपिसोड 4 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में बेजोन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो चुका होता है और कैंट अभी भी रस्सियों से बंधा होता है। जब कैंट को ये पता चलता है कि बेजोन बेहोश हो चुका है तो वो अपनी रस्सियाँ खुद से खोलने की कोशिश करता है और अपनी आंखों से वो मास्क भी हटाता है। उसके बाद फिर वो चेक करता है कि बेजोन अभी भी जग रहा है या फिर वो सो गया है। और जब वो पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि बेजोन सो चुका है, वो बीच में नहीं उठेगा, तो वो उठता है और उस कमरे की हर एक चीज़ को चेक करने लगता है और हर एक चीज़ की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। वो चाहे ड्रावर की पिक्चर हो या फिर वॉल पे लगी हुई पेंटिंग्स की पिक्चर हो या फिर उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स हो। तभी कैंट कमरे से बाहर आता है और सीढ़ियों से नीचे झांक कर देखता है। तभी उसे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। कैंट उस सीक्रेट रूम के पास जाता है और उसको चेक करता है और फिर उस रूम को ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सडनली गन लेकर वहाँ पर फेडल आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फेडल बहुत ज्यादा गुस्से में उससे पूछता है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए। फेडल की आवाज़ सुनकर कैन बहुत सा घबरा जाता है और अपने दोनों हाथ ऊपर करके फेडल से कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था तो मैं उसको बस घर छोड़ने के लिए आया था और अभी मुझे बाथरूम नहीं मिल रहा तो मैं बस वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोर की सुसु आई है और मुझे पी करने जाना है। तो फेडल उससे कहता है कि बाथरूम यहाँ पर नहीं है। तो कैन कहता है कि ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो मुझे दिखा नहीं, तो मैं ढूंढते हुए यहाँ पर चला आया। तो फेडल से कहता है तुम्हारी जेब में क्या है, जो कुछ भी हो अभी खाली कर दो। तो कैन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ और इस गन को नीचे कर दो इससे पहले कि गोली चल जाए। तो फेडल कहता है तो इसमें गलत है क्या है, ये ऐसा होगा जैसा मैंने किसी चोर को गोली मारा हो। तो कैन कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया है, मैं बस तुम्हारे नशेड़ी भाई को यानी ड्रंकन भाई को घर छोड़ने के लिए आया था। तभी फेडल चिल्ला के कहता है जेब खाली करो। यहाँ पे कैन कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। फ्रेंड चिल्ला के कहता है कि जेब खाली करो। तभी कैन अपने पैंट की जिप पकड़ लेता है, चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है, क्या तुम पहले मुझे पी करने जाने दोगे। तभी फेडल चिल्ला के कहता है कि मैंने कहा ना अपनी जेब खाली करो। तभी कैन जो होता है अपनी जेब से कार की चाबी निकालता है, उसको कहता है कि मेरी जेब में बस मेरी कार की चाबी है और कुछ भी नहीं। तो फेडल कहता है कि मुझ पर तुम पर भरोसा नहीं है, मैं खुद आके तुम्हारी जेब्स को चेक करूंगा। इतना बोलकर फेडल कैन के पास जाता है, उसकी पॉकेट चेक करने लगता है। तो कैन कहता है कि तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि मैं यहीं पे सुसु कर दूं। तभी फेडल अपनी गन उसके पेट पे रखता है और उससे कहता है कैसा रहेगा अगर ये गन चल जाए, तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसा उनको तुम्हारी सारी सच्चाई जानने की ज़रूरत है। ऐसा बोलकर वो उसके जेब से एक डिब्बी निकालता है। तो कैन कहता है कि ये मेरी सिगरेट की डिब्बी है और उसको खोलकर दिखाता है, तो जिसमें ढेर सारी सिगरेट्स रखी हुई होती हैं। और इससे पहले कि फेडल कैन के साथ कुछ और बुरा करता, वहाँ पर बेजॉन फेडल फेडल ऐसा चिल्लाते हुए आता है और वहाँ पर आते ही वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने लगता है और उल्टियाँ करने के साथ ही वो ज़मीन पर गिर जाता है। बेजॉन को वहाँ पर देखते ही कैन जो था फेडल को पुश करता है, दौड़कर बेजॉन के पास जाता है, उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और बहुत ज़्यादा दिखावा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पोंछने के लिए टॉवल ढूंढ रहा था। तभी फेडल कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बाथरूम ढूंढ रहे थे क्योंकि तुमको पी करने जाना था। तो कैन कहता है कि मैं दोनों चीज कर रहा था, तुम्हारा भाई इस तरीके से जमीन पे पड़ा हुआ है, तुम अब मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो, तुम किस तरीके के भाई हो। तो फेडल उसे कहता है कि अपनी जुबान को लगाम दो, मैं खुद से अपने भाई का ख्याल रख सकता हूँ, तुम अपने घर जाओ। तो कैन मना करता है और कहता है कि मैं बेजॉन का ख्याल रखूंगा। तो फेडल चिल्लाता है, उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से जाओ और दोबारा कभी अपनी शक्ल यहाँ पर मत दिखाना और दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम दोबारा यहाँ पर दिखाई दिए तो बेजॉन भी तुमको मुझसे नहीं बचा पाएगा। तो कैन डर जाता है, बेजॉन से कहता है ठीक है अभी मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। ऐसा बोलकर जो कैन होता है वो वहां से जाने लगता है। घर से बाहर आने के बाद कैन जो होता है वो रिलैक्स वाली सांस लेता है और कहता है कि आज तो बच गया, बहुत करीब था मैं। और तभी वो अपना सिगरेट वाला बॉक्स ओपन करता है, उसमें से अपना वो गाड़ी चोरी करने वाला औजार निकालता है और फिर वो अपना फोन ओपन करता है और जितने भी आसपास की फोटोज होती हैं वो क्लिक करता है। नेक्स्ट सीन में फेडल बेजॉन को दिखाया जाता है, जहाँ पे फेडल बेजॉन से कहता है कि हमारा एक रूल ये भी है कि हम यहाँ पर यानी कि अपने घर पर किसी को भी नहीं लेकर आएंगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया, क्या होता अगर वो कोई जासूस या फिर खबरी होता। तो यहाँ पे बेजॉन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको मार दो। तो फेडल उसे कहता है कि वो चीज़ मत कहो जो तुम नहीं कर सकते हो, इट्स अनोइंग। तभी यहाँ पे जो बेजॉन होता है वो कंप्यूटर ओपन करता है, सीसीटीवी फोटोज ओपन करता है और फिर फेडल को दिखाता है, कहता है कि ये देखो। इसको देखकर तो नहीं लगता कि कैन जो है कभी यहाँ पर कदम भी रखा होगा। तो फेडल से कहता है कि वो रूम के बाहर खड़ा था, उस पर चेक करने के लिए इतना ही काफी है, और अगर मैं टाइम पर घर नहीं आता और वो रूम के अंदर चला जाता तो क्या होता। एक टैटू आर्टिस्ट होने और छोटे भाई के साथ रहने की सिवा तुम उसके बारे में और जानते ही क्या हो। तो बेजॉन उससे कहता है कि इससे ज्यादा उसके बारे में और जानने की जरूरत है क्या है। फेडल उससे कहता है तुम्हें एक चीज़ पता है, मैंने सीक्रेटली उसके बैकग्राउंड को चेक किया और मुझे पता चला कि बहुत समय पहले वो चोर हुआ करता था, वो कार और उसके पार्ट्स को चुराया करता था और पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती थी, वर्षों तक पुलिस उसके पीछे थी। क्या तुम इस चीज़ को जानते थे, क्या उसने तुम्हें ये सब बताया था। तो बेजॉन कहते हैं कि वाह ये तो काफ़ी अच्छी बात है, हर एक इंसान का अपना एक पास्ट होता है, ये तो काफ़ी नॉर्मल बात है। तो फेडल उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि नॉर्मल क्या नहीं है।
वो कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ। तो मैंने लिखा कि काफ़ी स्ट्रेंज बात है, ये बहुत स्ट्रेंज बात है और ये बहुत सस्पिशियस बात भी है। हो सकता है कि उसने पुलिस के साथ कोई डील की हुई हो। और एक चीज़, जिस तरह तुम कल रात बिहेव कर रहे थे उससे ऐसा लगता है कि तुमको उसी तरीके से कोई ड्रग या पॉइजन दिया गया था जिस तरीके से हमने उस सेक्रेटरी को दिया था। क्या तुम्हें इन सब चीज़ों का जरा सा भी एहसास है? तो बेजॉन कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो फेडरल, मैं उस दवा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर वो होती तो मुझे जरूर पता चल जाता। यहाँ पर फेडरल अपना सर पकड़ लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो बेजॉन को कैसे समझाए। फिर वो बेजॉन से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्यों किसी से प्यार नहीं करता, किसी के प्यार में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है एक बार अगर तुम्हारा दिल किसी से लग जाता है तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाते हो और बिल्कुल केयरलेस हो जाते हो, जिससे कि तुम अभी हो। नेक्स्ट सीन में स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और तभी वो उन सब चीज़ों के बारे में सपना देखता है जो उसने फेडरल के साथ हाल ही में किया होता है, जहाँ पे वो याद करता है कि फेडरल ने उससे कहा होता है कि अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। ऐसा बोलकर वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और यहाँ पर स्टाइल यही सारी चीज़ें अपने सपने में देख रहा होता है। इन सब चीज़ों को बार बार वो देख रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। जब वो उठता है और खुद को चेक करता है तो उसका वॉइस प्रॉब्लम, यानी कि आप समझ सकते हो, वो हो जाता है। तभी उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी स्टाइल भी वहाँ पे आता है तो उसके डैड स्टाइल को ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं। तो स्टाइल जो होता है वो टेबल पे जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम जॉगिंग के लिए नहीं जा रहे हो, हालांकि कुछ दिनों में तुम काफी ज्यादा जॉगिंग के लिए जा रहे थे। तो स्टाइल कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा, अभी भी जाता हूँ, लेकिन एक दिन एब्सेंस होने से ना दिल काफी अच्छे से ग्रो करता है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी मत कहना कि तुम एक लड़की की वजह से जॉगिंग के लिए जाते हो। तो स्टाइल कहता है कि क्या लड़की, लड़का डैड? तो उसके फादर कहते हैं कि ओ हाँ एक्चुअली मैं भूल गया, तुम्हें तो लड़कों में इंटरेस्ट है। और फिर यहाँ पे जो स्टाइल होता है अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने के बाद वो जैसे ही ब्रेकफास्ट करता है उसका मुंह जल जाता है और फिर कहता है कि डैड खाना बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने बताया क्यों नहीं? तो उसके डैड कहते हैं कि जिस तरीके से तुम बकवास करते हो ना तुम्हें डिजर्व करते हो। नेक्स्ट सीन में फेडरल को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग के लिए अपने शूज़ को बांध रहा होता है, फिर थोड़ा सा बॉडी वार्म अप कर रहा होता है और साथ ही साथ वो चारों तरफ ऐसे घूम घूम के स्टाइल को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसको कहीं पर भी स्टाइल नहीं दिख रहा होता। और फिर यहाँ पर जब वो फाइनली फेडरल जॉगिंग स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वो चारों तरफ घूर घूर के मतलब घूम घूम के स्टाइल को ही देख रहा होता है कि कहीं उसे स्टाइल दिख जाए, लेकिन उसको स्टाइल कहीं पर भी नहीं दिखता और इसी चक्कर में फेडरल जो होता है एक लड़के से टकरा भी जाता है। और यहाँ पर फेडरल ये चीज समझ नहीं पाता कि हमेशा उसके पीछे पड़े रहने वाला लड़का आज कहाँ गायब हो गया है। नेक्स्ट सीन में फेडरल चिकन शॉप पर आता है और वहाँ पर भी उसको स्टाइल दिखाई नहीं पड़ता, तो वो उस लेडी से चिकन ऑर्डर करता है और फिर उससे पूछता है आंटी क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ, वो जो लड़का यहाँ पे रहता था वो कहाँ चला गया, आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा? तो आंटी कहती है कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो फेडरल कहता है कि वही लड़का जिसकी हाइट लगभग मेरे जैसी थी। तो आंटी कहती है कि अच्छा वो लड़का जो हमेशा तुमसे उलझा करता था? तो फेडरल हाँ बोलता है। तो आंटी कहती है कि एक्चुअली अब वो यहाँ पर नहीं आएगा, मैं उसको परमानेंट रखना चाहती थी और दुनिया भर की उसकी बहुत ज्यादा तारीफ वारीफ कर रही होती है। अब यहाँ पर भी फेडरल को समझ में नहीं आता कि स्टाइल ने ऐसा क्यों किया है, क्यों वो सारी चीजें ऐसा छोड़ रहा है। नेक्स्ट में फेडरल को उसके रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो काम तो कर रहा होता है लेकिन उसका सारा ध्यान स्टाइल पे होता है। वो घड़ी देखता है तो 10 बज चुके होते हैं और वो यही सोच रहा होता है कि अभी तक स्टाइल वहाँ पर आया क्यों नहीं है। सेम टाइम में हमें बेजोन को दिखाया जाता है जो कि कैन के घर की तरफ जा रहा होता है, फेडरल को कॉल करता है। तो यहाँ पे फेडरल उससे बात करता है, उसका फोन पिकअप करता है। तो बेजोन उससे कहता है कि एक्चुअली आज मैं काम पर थोड़ा लेट से आऊँगा क्योंकि लास्ट में जो तुमने कहा था मुझे उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो फेडरल उससे कहता है आज तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर होगा कि तुम उस चैप्टर का अंत कर आओ। और यहाँ पे बेजोन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, आज मैं सब कुछ सेटल करके आऊँगा। ऐसा बोलकर अपने हाथ में चाकू लिए होता है। तो भी बेजोन जो होता है वो कैंट के टैटू पार्लर के अंदर आ जाता है। तो कैंट उसको अंदर आने के लिए बोलता है, उससे पूछता है कि अब तुम कैसे हो? तो बेजोन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो कैंट उससे कहता है कि मैंने अपना लेसन सीख लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करना है क्योंकि तुम ड्रिंक को हैंडल नहीं कर पाते। तो भी बेजोन देखता है कि वहाँ पे कुछ पेपर टाइप का रखा हुआ है, तो पूछता है कि ये क्या है? तो कैंट उसको बताता है कि वो फ्लेक्स लेदर है, इस पे मैं लोगों को टैटू करना सिखाता हूँ। तो बेजोन उससे कहता है कि क्या तुम लोगों को सिखाते भी हो? तो कैंट कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत बेसिक्स लोगों को सिखाता हूँ। तो बेजोन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे, मैं सीखना चाहता हूँ कि टैटू कैसे बनाया जाता है। तो कैंट उससे कहता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो? बेजोन कहता है कि हाँ शायद मैं एक दिन तुम्हारे ऊपर टैटू बना सकूँ। तो यहाँ पे कैन कहता है ठीक है फिर मैं तुमको बहुत ज़्यादा अच्छे से टैटू बनाना सिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन हमें रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे फेडरल पत्तियाँ काट रहा होता है, तभी किसी के अंदर आने की आवाज़ आती है। तो फेडरल कहता है कि तो तुम वापस आ गए, तुम्हारा काम कैसा रहा, क्या तुमने सब कुछ बढ़िया से किया? और जब वो देखता है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्टाइल आया हुआ होता है। स्टाइल को वहाँ पर देखकर फेडरल काफी शौक होता है। तभी स्टाइल कहता है कि मैं वापस आ गया, क्या तुमने मुझे मिस किया? तभी फेडरल कहता है कि अभी तक हमारी दुकान खुली नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो स्टाइल कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था लेकिन कुछ आंटियों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि कोई मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। तो बोलो
तुमने मुझे मिस किया है ना? तो फेडरल कहता है कि शिया, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया, तुमने मेरा रूटीन पूरा एकदम खराब कर दिया है, तुम मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगते हो। फिर स्टाइल कहता है कि देखो कल जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ मैं उससे इतनी आसानी से नहीं भूल सकता, मैंने खुद उसके लिए कहा था, तो मैं बस यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्केरी हो, मैंने फिर भी तुम्हारे साथ धोखा किया। और अभी क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा दिल जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो फेडरल कहता है कि बहुत ही आसान है, अपना एक थोबड़ा उठाओ और यहाँ से चलते बनो और दोबारा कभी अपना थोबड़ा मत दिखाना। तो भी स्टाइल बहुत ही ज्यादा स्टाइल से फेडरल के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे लड़की को बस एक हल्के से पुश की जरूरत होती है। तो फेडरल उससे कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। तो स्टाइल उससे कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ 3-5 करता हूँ, ऐसे छेड़खानी करता हूँ, तुम टर्न ऑन हो जाते हो। इतना बोलकर स्टाइल फेडरल और लिटिल फेडरल दोनों को बहुत ज्यादा टच करने लगता है, उसको बहुत ज्यादा सेड्यूस करने लगता है और फेडरल भी शायद इस सब चीजों को बहुत ज्यादा फील कर रहा होता है। और ऐसा करके बहुत ज्यादा सेड्यूसिंग वॉइस में फेडरल से कहता है कि हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो फेडरल, अगर तुम इसे बॉटल बंद करके रखोगे तो एक दिन वो बॉटल फट जाएगी। ऐसा बोलकर लिटिल फेडरल को जोर से पकड़ता है। स्टाइल की इन सब हरकतों के बाद फेडरल जो होता है वो अपना जो कैंची वैची काट पीट रहा होता है उसको छोड़ देता है और स्टाइल की तरफ ऐसे मुड़ता है, उसको घूर के देखता है। तो स्टाइल उससे कहता है कि क्या हम ये सब किचन में करने पालेंगे? तभी फेडरल स्टाइल को मोड़ता है और जो उसकी सीट होती है जिसपे वो काट पीट रहा होता है उस पे फेडरल को स्टाइल को लिटाने लगता है। तो स्टाइल कहता है कि वाइल्ड, आई रियली लाइक इट। बोलकर फेडरल जो होता है उसको बहुत ज्यादा टच कर रहा होता है, लाइक उसके टी शर्ट्स को थोड़ा सा अप करता है, बहुत ज्यादा उसको सेड्यूस कर रहा होता है। एंड स्टाइल वॉज रियली एंजॉइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। स्टाइल को बहुत ज्यादा मदहोश करके फेडरल जो होता है वो अपनी कैंची उठाता है और स्टाइल की जो टी शर्ट होती है उसको बीच से काटने लगता है। थोड़ा सा काटने के बाद उसकी टी शर्ट को पकड़ता है और एक चीर को कपड़े की तरह चीर कर फेंक देता है। स्टाइल ये सब एंजॉय कर रहा होता है, उसको लगता है इज द पार्ट ऑफ इंटीमेशन। और फेडरल भी जो होता है उसको बहुत ज्यादा सेड्यूस कर रहा होता है, लाइक ही वॉज जस्ट स्मेलिंग हिम एंड जस्ट लिकिंग हिम। और यहाँ पर स्टाइल सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तभी फेडरल जो होता है वो उसके बहुत पास आता है और उससे कहता है तुम्हें हमेशा वो सारी चीजें नहीं मिलेगी जो तुम हमेशा पाना चाहते हो। इतना बोलकर वो स्टाइल को छोड़ देता है और कहता है कि चलो निकलो यहाँ से, चलो भागो। फेडरल की हरकत से स्टाइल बहुत ज्यादा शॉक होता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है, फेडरल के करीब जाने की कोशिश करता है, उसके पास जाता है। तो फेडरल से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना जाओ यहाँ से। तो स्टाइल उससे कहता है कि तुम फिर से मुझे डिच कर रहे हो और इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी फेडरल गुस्से में उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा। तभी स्टाइल को फेडरल का मुक्का याद जाता है और वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और यहाँ पे फेडरल जो होता है वो अपने आप को वेल मेंटेन करता है, अपने कपड़े पहनता है, फिर से अपने काम में लग जाता है। नेक्स्ट सीन में कैन को दिखाया जाता है जो कि बेजोन को टैटू बनाना सिखा रहा होता है। तभी वो उससे पूछता है कि अब तुम्हारा भाई कैसा है? तो बेजोन कहता है कि वो हमेशा की तरह गुस्सा और उसी मूड में ही रहता है, मैं तो आदी हो गया हूँ उसका। वैसे तुम्हारा क्या तुम डर गए थे? आखिरकार उसने तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट की हुई थी। तो कैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उसको समझ सकता हूँ, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता, अपने किसी स्ट्रेंजर को आधी रात को अपने घर में देखकर। तो बेजोन उसको थैंक्स बोलता है और कहता है कि एक्चुअली अल्कोहल से मुझे इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया। कहीं तुमने मुझे कुछ पिलाया तो नहीं था? तो कैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बस अपने दोस्त का बनाया हुआ ड्रिंक दिया था और मैंने तुमको बताया था ना कि उसका बनाया हुआ ड्रिंक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। वैसे थैंक यू वेरी मच कि तुम यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने आए, लेकिन तुम्हारा भाई चाहे जितना ओवर प्रोटेक्टिंग हो, उसकी ये सारी चीज़ें मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। तो बेजोन उससे कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे ऐसे मुझे लाइक करते हो या फिर तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो? तो कैन जो होता है वो उससे कहता है कि क्या अपने बॉयफ्रेंड को लेकर क्यूरियस होना गलत बात है? तो बेजोन कहता है कि तुमने मुझे कभी भी अपने बारे में सारी बातें नहीं बताई। बेजोन की ये बात सुनने के बाद कैन जो होता है थोड़ा सा सोचता है और फिर उससे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं रहा हूँ, मैं बस एक टैटू आर्टिस्ट हूँ और अपने टीनेजर भाई के साथ रहता हूँ। तो बेजोन उससे कहता है कि क्या तुम अपने जीवन के उस हिस्से के बारे में बात नहीं करोगे जब तुम गाड़ियाँ चुराया करते थे? बेजोन की मुझसे ये बात सुनकर जो कैन होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे थोड़ी सी दूरी बनाता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हें सारी चीज़ें कैसे पता? तो बेजोन उससे कहता है कि ये सब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तो तुम बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो कैन कहता है कि मैं जो कुछ भी करता था वो बस अपने भाई को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए करता था, इस मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मुझे ही सब कुछ देखना था। तो बेजोन उससे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुमको ये सब चीज़ों पे प्राउड होना चाहिए, तो तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और इससे पहले कि बेजोन कैन के साथ कुछ करता या कैन कुछ कह पाता, वहाँ पर उसका छोटा भाई बेब आ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पर होंगे। और फिर कहता है कि मैं बस यहाँ पर प्रिंटर देने आया था। तभी जो बेजोन होता है उसकी नज़र बेब के बॉडी पार्ट्स पे पड़ती है और वो देखता है कि उसके मतलब कपड़ों पे, उसके बॉडी पे कुछ घाव बने हुए हैं। बेब के जाने के बाद जो कैन होता है बेजोन से कहता है कि चलो चलकर कहीं और बात करते हैं। तो बेजोन कहता है कि ठीक है, लेकिन ये काम हम बाद में करेंगे,
इससे पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने ठीक से बेब को नहीं देखा? उसके कपड़ों के अंदर कुछ निशान, कुछ घाव बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने स्कूल में किसी से मारपीट की हो। तो कैन कहता है कि मुझे सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, और वैसे भी आजकल बेब काफ़ी अजीब बिहेव करने लगा है, मुझे उससे सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर जैसे वो जाने वाला होता है तभी बैसन उसको रोकता है, कहता है कि रुको, और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बेब तुम्हें कुछ भी बताएगा, चलो चलकर हम खुद से ही सारी चीज़ें पता करते हैं। नेक्स्ट सीन में हट बर्गर ज्वाइन के दिखा जाता है, जहाँ पे सारे कस्टमर किसी को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं और लड़कियाँ किसी की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे फेडरल उनका ऑर्डर लेकर आता है और वो नोटिस करता है कि सब किसको देख रही हैं, और जब वो देखता है तो वो देखता है कि स्टाइल वहाँ पर बिना शर्ट में बैठा हुआ है, सारे कस्टमर्स को घूर घूर के देख रहे हैं। ये देखकर फेडरल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो स्टाइल कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा, मैं सब कुछ चीख के बताऊँगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और अगर मैं नहीं किया तो तुम क्या करोगे? क्या मुझे पंच करोगे? लो यहाँ मेरे फेस पे पंच करो, तो मुझे पंच करो इन सब लोगों के सामने, ताकि लोग वीडियो बनाए और ऑनलाइन डाल दें और तुम्हारे इस जगह की बहुत ज़्यादा बदनामी हो। और या फिर तुम मेरे साथ वो करोगे जो तुमने स्टोरेज रूम में किया था। खैर मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी किसी ओनली फैन टाइप के किसी पर्सन को चाहता हूँ। तो यहाँ पे फेडरल गुस्सा करते हुए कहता है कि शर्ट पहनो और निकलो यहाँ से। तो स्टाइल कहता है कि मेरे पास शर्ट नहीं है, जो थी वो तुमने अंदर फाड़ दी। तो फेडरल जो है अपने आप निकाल कर उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है कि इसे पहनो और यहाँ से जाओ, तुम अपने गैराज जाओ और वहाँ पर जाकर कुछ काम धंधा करो। तो फिर स्टाइल उसके पास जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना, कोई भी मुझे यूज़ एंड थ्रो के जैसा यूज़ नहीं कर सकता। तो फेडरल उससे कहता है चिंता मत करो, मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो तुम्हें यूज़ एंड थ्रो जैसा यूज़ करेगा। इतना बोल कर फेडरल वहाँ से जाने लगता है। तो स्टाइल कहता है कि स्टाइल जैसा लड़का कभी भी नहीं हार मानता। ऐसा बोलकर बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता हुआ, ड्रामे करता हुआ वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर आप लोग चाहें तो आप मेरी पिक्चर्स क्लिक कर सकती हैं और उसे सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में कैन तो बैजोन को बेब के स्कूल के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे कैन अंदर जा रहा होता है। तो बैजोन उसको रोकता है, कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कैन कहता है कि मैं उन लोगों को सबक सिखाने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरे भाई को मारा है। तो बैजोन कहता है कि यहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, तुम कैसे पहचानोगे कि किसने तुम्हारे भाई को मारा है? तो कैन उससे पूछता है तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो बैजोन उससे कहता है कि क्या तुम्हारे भाई ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की है? तो कैन जो होता है वो अपने भाई का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है, उसे इंस्टाग्राम पर उसके भाई की एक पोस्ट मिलती है, और जब वो कमेंट देखता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लड़कों ने उसको उसके भाई पर गे होने का मतलब ऐसा शक होता है, उसको लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा बुली किया होता है। कैन सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो बैजोन उसको रोकता है और कहता है कि हम लोग बाहर ही हैं, हम ऐसे स्कूल में एंटर नहीं कर सकते। तो कैन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नेक्स्ट सीन में कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि बेब के फ्रेंड को बहुत ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि क्या तुमने और बेब ने वो सब किया है, चलो मुझे बताओ, क्या तुम दोनों ने वो सब किया? और मुझे ये बताओ कि किसने किसके साथ किया, तुमने उसके साथ किया या उसने तुम्हारे साथ किया? तभी कैन वहाँ पे चपरासी की वर्दी में आता है, उसको एक जोरदार कंटाप मारता है और कहता है कि मुझे बताओ, तुमने जो कुछ भी कहा फिर से कहो, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। तो लड़का कहता है कि तुम चपरासी हो, तुम एक स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो कैन कहता है ठीक है, जाओ टीचर से जाके कंप्लेन करो और मैं टीचर को बताऊंगा कि कैसे तुमने मेरे भाई उसके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा बुली किया है। मैं बेब का भाई हूँ और तुमने उसे मारा है ना? तो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ, वो शायद फिसल गया या उसको ऐसे चोट लग गई, हम लोगों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, हमने नहीं मारा उसे। कैन उससे कहता है कि क्या यही तुम्हारा बेस्ट एक्सक्यूज है जो तुम अभी दे सकते हो? तो फिर बैजॉन कहता है कि चलो जल्दी बताओ, ये सारी बकवास की शुरुआत किसने की? जब कोई जवाब नहीं देता तो बैजॉन उन लोगों को टॉर्चर करता है, मैंने डराता है और कहता है कि जल्दी बताओ किसने ये सब चीज़ों की शुरुआत की? तो लड़के कहते हैं कि आप लोग इसे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं, ये तो बस एक मजाक था। तो कैन उससे कहता है ये मजाक था? क्या तुमको ये बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है? क्या तुमको मैं हंसता हुआ दिख रहा हूँ? इतना बोलकर कैन तो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तो लड़का कहता है कि इन सब चीज़ों की शुरुआत मैंने नहीं की, एक्चुअली टीचर भी उसे ऐसा ही कहते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं, तो मुझे लगा कि ये बस मजाक है इसीलिए मैं ऐसा उसको बोला। तो कैन तो उसे पूछता है कि कौन से टीचर ने ऐसा किया, और फिर वो बच्चों को डांट कर उससे पूछता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बेब के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो इन लोगों को लेकर आता है और बताता है कि यही वो टीचर है जो बेब को और मुझे बहुत ज़्यादा सेसी वॉइस बोलता है। तभी मैं टीचर को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को टच करके बहुत ज़्यादा टची टची बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कैप्टन मतलब जो पुलिस ऑफिसर था वो गुजरता है, उसको देखते ही जो कैन होता है वो बैजॉन को लेकर साइड में हो जाता है और वो वेट करता है कि वो ऑफिसर वहाँ से चला जाए। पुलिस ऑफिसर के जाते ही कैन बाहर निकल के आता है। तो बैजॉन उससे पूछता है कि क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो कैन उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि वो टीचर हमें देख रहा है, इसलिए मैंने ऐसा छुपने वाला सीन किया। और फिर यहाँ पर कैन जो उस लड़के से पूछता है कि बताओ टीचर क्या कहता है? तो वो लड़का बताता है कि टीचर मुझे और बेब को हमेशा ससी बॉयज बोलता है, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ रहते हैं और सारे काम साथ में करते हैं, और कई बार बेब ने बुली करने वाले लोगों के सामने मेरा स्टैंड भी लिया है, उसकी वजह से कई बार बेब को मार भी पड़ी है, और ये टीचर
टीचर हमेशा उन बुली करने वाले लड़कों के प्रति हमेशा अंधा हो जाता है, उसको उसकी गलती कभी दिखती ही नहीं है। तो यहाँ पे बैजॉन कहता है कि और ये घटिया इंसान खुद को बहुत ज्यादा टीचर समझता है, इसको तो मैं डील करता हूँ। नेक्स्ट में कैन को दिखाया जाता है जो टीचर की गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था। बैजॉन जो था पहरेदारी कर रहा होता है। तभी बैजॉन कैन के पास आता है और कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, कार चोरी, तुम तो काफी प्रोफेशनल हो इसमें। कैन तो से कहता है कि कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं ऐसा करता था। मेरे मॉम डैड की डेथ होने के बाद पूरे घर का खर्चा मुझ पे आ गया और मुझे यही सबसे आसान तरीका लगा पैसा कमाने का। तो बैजॉन कहता है कि तुमने ऐसा चीजें मुझे क्यों नहीं बताई, तुम्हें क्या लगा ये सब मुझे बताओगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तो कैन तो से कहता है कि भला अपनी बुरी चीजें कौन अपने बॉयफ्रेंड को बताता है। ओ सॉरी, हम अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं बने हैं, मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता हूँ, है ना। यहाँ पर बैजॉन फिर से चारों तरफ देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। तभी कैन जो था वो गाड़ी अनलॉक कर लेता है और ये दोनों लोग जो होते हैं उस गाड़ी के अंदर जाते हैं। तभी जो कैन होता है वो उससे कहता है कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि लोगों के जो डार्क सीक्रेट होते हैं वो अधिकतर उनकी कार में होते हैं, तो चलो चेक करते हैं, शायद हमको कुछ मिल जाए। तो तभी ये लोग गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं और बैजॉन को उस टीचर की एक फोटो मिलती है स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे टीचर ने लवी डबी होकर स्टूडेंट के साथ पिक्चर्स क्लिक की हुई होती है। वो फोटोज देखकर बैजॉन भी काफी शॉक होता है और वो फोटोज वो कैन को देता है। कैन भी उस पिक्चर को देखकर काफी हैरान होता है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ ऐसे पिक्चर्स कैसे क्लिक कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें लोगों को रेस्ट रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर फ्रेश होने आया वो होता है और ये लोग जाते हैं और टीचर के पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी टीचर लोगों को देखता है और कहता है कि क्या तुम लोग नए चपरासी हो, मैं तुम लोगों को पहले तो नहीं देखा। तो कैन कहता है कि हाँ मैं नया चपरासी हूँ और मैं यहाँ पर एक टीचर का कचरा फेंकने के लिए आया हूँ। यह सुनते टीचर बहुत शौक होता है, कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो। इतना बोलकर कैन वो फोटोज उस टीचर को दिखाता है। उस फोटोज को देखकर टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कैन से उस फोटोज को छीनने की कोशिश करता है। तो कैन उससे कहता है अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई टीचर, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तो टीचर कहता है ये फोटोज मुझे वापस कर दो, वो मेरी फोटोज है, मुझे वापस कर दो और मेरे स्कूल से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं। तो कैन कहता है कि नहीं तो क्या तुम पुलिस को बुलाओगे, बुलाओ, देखते हैं कि पुलिस किसको अरेस्ट करती है, मुझे ये तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को। तभी यहाँ पे जो टीचर होता है वो कैन से उस फोटो को छीनने की कोशिश करता है और इसके चक्कर में इन दोनों के बीच में मारपीट होने लगती है। एक्चुअली ये तीनों ही बहुत खतरनाक मारपीट करने लगते हैं, जहाँ पर कभी ये जो टीचर होता है वो इन दोनों पे भारी पड़ता है और कहीं पे यहाँ पे जो कैन और बैजॉन होते हैं ये दोनों लोग उस टीचर पे भारी पड़ रहे होते हैं। ओवरऑल ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा तीनों बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि बैजॉन इस टीचर को बहुत बुरी तरीके से कूट देता है और यहाँ पर ये टीचर इन लोगों से सॉरी बोल होता है, माफ़ी मांग रहा होता है। तो कैन उससे कहता है कि मेरे भाई को दोबारा कभी सेसी मत बुलाना, तुम उससे दूर रहो, मेरा भाई जो चाहेगा वो बन के रह सकता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उससे दूर रहोगे क्योंकि तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो तुम खुद हो। तो टीचर कैन से कहता है कि क्या तुम पिया पोंग के भाई हो। पिया पोंग जो बेब का फर्स्ट नाम होता है और टीचर कहता है कि मैं दोबारा कभी उससे ऐसा नहीं बुलाऊंगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे वो फोटो वापस कर दो। तो टीचर कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा कैरियर खराब मत करो। तो बैजॉन उससे कहता है कि अच्छा अब तुम्हें अपने कैरियर खराब होने की चिंता होने लगी है और उन स्टूडेंट का जिनका भविष्य पास्ट प्रेजेंट सब तुमने खराब कर दिया। फिर पे कैन कहता है कि मैं अभी सबसे पहले अपने भाई की परवाह करता हूँ, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड सही है, अगर मैंने तुमको ऐसे जाने दिया तो तुम बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा करोगे। ये सुनते ही वो टीचर कहता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। ऐसा बोलकर वो कैन के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें सही हूँ, प्लीज प्लीज मुझे फोटोज दे दो प्लीज। तब यहाँ पे कैन तो उस टीचर को बहुत ज्यादा जोर से अपने पैर से पुश करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे जैसे हो, तुम कभी भी मेरे जैसे नहीं बन सकते हो, तुम्हारे जैसा इंसान कभी टीचर होना डिजर्व नहीं करता। ऐसा बोलकर कैन उसे एक जोरदार रॉड मारता है। तभी यहाँ पे बैजॉन वो फोटो उठाकर कैन को देता है और कैन को वहां से चलने के लिए बोलता है। ये दोनों लोग वहां से चले आते हैं और टीचर वहां पे जमीन पे पड़े पड़े बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे फोटो दे दो, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, लेकिन ये लोग उसकी परवाह नहीं करते। सो फ्रेंड ये पार्टी पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली 13-14 को मेरा एग्ज़ाम है, तो आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो 15 या 16 में मिल जाएगा।